नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो हमें समय में लगभग 4,500 साल पीछे ले जाएगा। जी, एक ऐसी दुनिया में जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। और ये कोई छोटी-मोटी सभ्यता नहीं थी, ये मिस्र और मेसोपोटामिया की टक्कर की थी। लेकिन फिर हज़ारों सालों के लिए जैसे गुमनामी में खो गई। बिल्कुल। और जब ये मिली, तो इसने इतिहासकारों को मतलब हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आज हम इसी विशाल सभ्यता की सबसे जरूरी और दिलचस्प परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या मिला, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। जी। और प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम स्लाइड्स के आधार पर एक-एक करके हर पहलू को समझेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए हमारी पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। जी। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के एक सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं, पहला, इसे हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा, ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और तीसरा, ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। अच्छा, तो ये जो पहला पॉइंट है, तो इसके दो दो नाम क्यों हैं, हड़प्पा भी और सैंधव भी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्या है कि जब खुदाई शुरू हुई, तो जो सबसे पहला शहर खोजा गया उसका नाम था हड़प्पा। तो उसी के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहने लगे। अच्छा, फर्स्ट डिस्कवरी के नाम पर। जी। और सैंधव सभ्यता इसलिए क्योंकि इसके ज्यादातर शुरुआती स्थल सिंधु नदी यानी इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले। तो सिंधु से बना सैंधव। समझ गई। और ये जो दूसरा पॉइंट है, प्रथम नगरीय सभ्यता, इस पर थोड़ा जोर देना जरूरी है ना? बिल्कुल। ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसका मतलब है कि लोग गांवों में नहीं बल्कि सुनियोजित मतलब वेल प्लान्ड शहरों में रहते थे। प्रॉपर सड़कें थीं, नालियां थीं। और ये अकेले नहीं थे दुनिया में। उसी समय मिस्र और मेसोपोटामिया में भी महान सभ्यताएं थीं। जी हाँ, ये उनकी समकालीन थी। इससे हमें इस सभ्यता का वैश्विक महत्व पता चलता है। अब इसमें एक एग्जाम अलर्ट है जो बहुत जरूरी है। बताइए। वो है इसका समय। रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार इसका सर्वमान्य काल 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। 2300 से 1700 ईसा पूर्व, ये तारीख याद रखनी है। जी। C14 डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है और परीक्षाओं में अक्सर यही सर्वमान्य काल पूछा जाता है। ठीक है। तो ये तो हुई इसकी पहचान, पर इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हमारी अगली स्लाइड शायद इसी पर है। जी। इस स्लाइड में हम बात करेंगे इस सभ्यता की खोज और इसके प्रमुख स्थलों के बारे में। इसके बुलेट पॉइंट्स क्या हैं? पहला, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई शुरू हुई, जो उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। दूसरा, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। और तीसरा, 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। सर जॉन मार्शल, मतलब वो इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड थे। बिल्कुल। और उनके अंडर दो भारतीय पुरातत्वविदों ने ये ऐतिहासिक खोज की। इसमें साल, व्यक्ति और स्थल का कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये मैच द कॉलम में बहुत आता है। 1921 दयाराम साहनी, हड़प्पा। और ठीक अगले साल 1922 राखालदास बनर्जी, मोहनजोदारो। जी। और इसका एक एग्जाम अलर्ट भी है। एक इतिहासकार थे स्टुअर्ट पिगट। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आकार और महत्व को देखते हुए उन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। जुड़वा राजधानियां, ये कथन सीधे सीधे पूछा जाता है कि ये किसने कहा था? तो जवाब है स्टुअर्ट पिगट। सही कहा। अच्छा, तो जब ये दो बड़े शहर मिल गए, तो अंदाजा लगा होगा कि ये सभ्यता कितनी विशाल थी। इसका फैलाव कहाँ तक था? ये हमारी अगली स्लाइड का विषय है। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि यह सभ्यता कितनी विशाल थी और कहां तक फैली हुई थी। ठीक है। इसके मुख्य बिंदु हैं, पहला, इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। दूसरा, इसकी उत्तरी सीमा है मांदा, जम्मू कश्मीर में। तीसरा, दक्षिणी सीमा है दायमाबाद, महाराष्ट्र में। चौथा, पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। और पांचवां, पश्चिमी सीमा है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान में। मतलब कश्मीर से महाराष्ट्र तक और यूपी से बलूचिस्तान तक। जी। ये तो बहुत बड़ा इलाका हो गया। बहुत बड़ा, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आज के कई देशों से भी बड़ा क्षेत्र है।
और इसका आकार मतलब शेप एक त्रिभुज जैसा बनता है। और ये चारों सीमाएं याद रखना तो बहुत ही जरूरी है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मांदा, दायमाबाद, आलमगीरपुर और सुतकागेंडोर। जी, और यहाँ एक और महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट है। स्वतंत्रता के बाद मतलब 1947 के बाद इस सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। अच्छा, जी ये एक बहुत ही जरूरी तथ्य है। जी तो अब हमने इसका विस्तार देख लिया, पर इन शहरों की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो था उनका टाउन प्लानिंग, है ना? बिल्कुल, और वही हमारी अगली स्लाइड का टॉपिक है। इस स्लाइड में हम सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यानी उनके नगर नियोजन पर चर्चा करेंगे। तो इसके बुलेट पॉइंट्स क्या है? पहला, नगर जाल यानी ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण मतलब 90 डिग्री पर काटती थी। दूसरा, भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। और तीसरा, शहर 2 भागों में बटे थे, पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग कहते थे और पूर्वी टीला जो नगर कहलाता था। ये ग्रिड सिस्टम तो आज के आधुनिक शहरों जैसा लगता है, जैसे चंडीगढ़। आपने बिल्कुल सही कहा, ये उनकी उन्नत इंजीनियरिंग का सबूत है। और मोहनजोदाड़ो की सड़कों के इस सिस्टम को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम भी दिया गया था। अच्छा, और पक्की ईंटों का इस्तेमाल, ये भी कोई आम बात नहीं थी उस जमाने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उनकी समकालीन जो मिस्र की सभ्यता थी, वहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। पक्की ईंटें ज़्यादा मजबूत होती हैं। और ये जो शहर के 2 हिस्से थे, दुर्ग और नगर, इसका क्या मतलब है? कोई सामाजिक भेदभाव था? ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पश्चिमी टीला जो दुर्ग था वो ऊंचाई पर होता था और छोटा होता था, शायद वहाँ शासक वर्ग रहता था। और पूर्वी टीला बड़ा था जहाँ आम लोग रहते थे। ठीक है, तो अब हम कुछ खास शहरों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत हड़प्पा से ही करते हैं, जो सबसे पहले खोजा गया। जी, तो अगली स्लाइड इसी पर है। इस स्लाइड में हम इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से पहले हड़प्पा के बारे में जानेंगे। पढ़िए इसके बुलेट पॉइंट्स। इसकी स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यहाँ से 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला है जो 6-6 की 2 पंक्तियों में है, और एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र और शंख का बना बैल भी मिला है। अन्नागार मतलब ग्रैनरी, जहां अनाज रखा जाता था। जी, और इतना बड़ा अन्नागार मिलना ये दिखाता है कि उनके पास अतिरिक्त अनाज होता था, जो एक विकसित अर्थव्यवस्था का संकेत है। और ये 6-6 की 2 पंक्तियां, ये डिटेल भी जरूरी है। हाँ, ये डिटेल पूछी जा सकती है। अब इसका एग्जाम अलर्ट। यहाँ से R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है और उर्वरता की देवी की एक मोहर मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। R37 कब्रिस्तान, ये नाम तो सीधे हड़प्पा से जुड़ा है। और उर्वरता की देवी की मोहर उनके धार्मिक विश्वासों को दिखाती है। बिल्कुल। हड़प्पा के बाद जाहिर है हम मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, है ना? जी हाँ, हमारी अगली स्लाइड मोहनजोदड़ो की शानदार वास्तुकला पर है। बताइए इसके बारे में। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। दूसरा, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण खोज है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। और तीसरा, सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला भी है ना? जी, माउंड ऑफ द डेड। और जहां तक विशाल स्नानागार की बात है, वो शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। उसकी बनावट कमाल की है। पर यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, क्या स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, और यही हमारा एग्जाम अलर्ट है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार यानी ग्रेट ग्रैनरी है, स्नानागार नहीं। अच्छा, तो सबसे प्रसिद्ध संरचना है स्नानागार, पर सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। ये अंतर याद रखना होगा। बिल्कुल। मोहनजोदड़ो से सिर्फ इमारतें ही नहीं, कला के भी बेहतरीन नमूने मिले हैं। जी, और वही हमारी अगली स्लाइड का विषय है। इस स्लाइड में देखते हैं मोहनजोदड़ो से मिली कला और संस्कृति की झलकियां। पढ़िए इसके पॉइंट्स। यहाँ से कांसे की नर्तकी मतलब ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी या योगी की प्रस्तर मूर्ति मिली है, और सूती कपड़े का टुकड़ा और गले हुए तांबे के ढेर भी मिले हैं। ये जो कांसे की नर्तकी है, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, ये लॉस्ट वैक्स तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे उनका धातु विज्ञान का ज्ञान पता चलता है, और सूती कपड़े का टुकड़ा ये साबित करता है कि वो कपास उगाना और कपड़ा बनाना जानते थे। और इसका एग्जाम अलर्ट क्या है? यहाँ से पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर मिली है। इस पर बने जानवरों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। कौन कौन से जानवर हैं इस पर? इस पर हाथी, चीता या बाघ
गैंडा और भैंसा हैं, और सिंहासन के नीचे 2 हिरण हैं। ये उनके धार्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। ठीक है, अब कुछ और शहरों की बात करते हैं। चन्हूदड़ों के बारे में कहा जाता है कि वो एक इंडस्ट्रियल टाउन था। सही कहा। हमारी अगली स्लाइड चन्हूदड़ों पर ही है, जो एक औद्योगिक नगर था। बताइए इसके बारे में। इसके मुख्य बिंदु हैं, यह एक औद्योगिक केंद्र था, यहाँ मनका बनाने का कारखाना मिला है। दूसरा, सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल होने वाली लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। और तीसरा, यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार यानी कर्व्ड ईंटें मिली हैं। मतलब ये एक तरह की फैक्ट्री थी जहां क्राफ्ट का काम होता था। जी बिल्कुल। और लिपस्टिक का मिलना उनके शहरी जीवन को दिखाता है। ये भी याद रखिए कि ये बिना दुर्ग वाला शहर था। और वो एक मजेदार खोज भी तो यहीं से हुई थी। हाँ, इसका एग्जाम अलर्ट वही है। यहाँ एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ये तो आसानी से याद रह जाएगा, चन्हूदड़ों मतलब बिल्ली और कुत्ते के पंजे। जी। अब चलते भारत गुजरात की ओर। लोथल का नाम व्यापार और बंदरगाह के साथ लिया जाता है। जी, हमारी अगली स्लाइड है लोथल, एक व्यापारिक बंदरगाह। इसके बुलेट पॉइंट्स क्या हैं? पहला, यह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसे डॉकयार्ड भी कहते हैं। दूसरा, यहाँ से फारस की मोहर और चावल के साक्ष्य मिले हैं। और तीसरा, यहाँ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जो एक अपवाद है। बंदरगाह का मिलना तो सीधे सीधे समुद्री व्यापार का सबूत है। और फारस मतलब आज के ईरान की मोहर, ये तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पुष्टि करती है। बिल्कुल। और ये जो दरवाजों वाली बात है, ये एक अपवाद है। बाकी सब शहरों में दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय गलियों में खुलते थे। और इसका एग्जाम अलर्ट? यहाँ से अग्निकुंड, फायर ऑल्टर्स और 3 युगल समाधियां मतलब डबल बैरियल्स मिली हैं। ये उनके धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में बताती हैं। अग्निकुंड और युगल समाधियां ये सीधे लोथल से जुड़ी हैं। ठीक है। अब राजस्थान चलते हैं। कालीबंगा। जी, अगली स्लाइड है कालीबंगा, काली चूड़ियां। इसके नाम का मतलब ही काली चूड़ियां हैं। हाँ, इसके मुख्य बिंदु हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ के भवन कच्ची ईंटों से बने थे, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। और भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। जुते हुए खेत, ये तो खेती के इतिहास में बहुत बड़ी खोज है। जी, विश्व में कृषि का ये सबसे पुराना ज्ञात प्रमाण है। पर कच्ची ईंटों के घर दिखाते हैं कि ये शायद उतना अमीर शहर नहीं था। यहाँ भी अग्निकुंड मिले थे, है ना? हाँ, और यही इसका एग्जाम अलर्ट है। यहाँ एक चबूतरे पर 7 अग्निकुंड एक पंक्ति में बने मिले हैं। ये इसकी खासियत है। लोथल में भी मिले, पर कालीबंगा में एक लाइन में 7, ये याद रखना होगा। जी। गुजरात में 2 और बड़े महत्वपूर्ण स्थल है, धौलावीरा और सुरकोटदा। हाँ, तो हमारी अगली स्लाइड उन्हीं पर है, धौलावीरा और सुरकोटदा। इसके बारे में बताइए। पहले धौलावीरा की बात करते हैं। ये नगर 3 भागों में बटा था, दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। यहाँ उन्नत जल प्रबंधन और एक स्टेडियम मिला है। और हड़प्पा लिपि के 10 बड़े चिन्हों वाला एक शिलालेख मतलब साइन बोर्ड भी मिला है। 3 भागों में बटा शहर, ये तो धौलावीरा की सबसे अनोखी बात है, क्योंकि बाकी सारे 2 भागों में थे। सही कहा। और उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो आज के लिए भी एक मिसाल है। अब बात सुरकोटदा की। यहाँ से घोड़े की हड्डियों और कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की हड्डियां, ये तो एक विवादित विषय है ना? जी, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि हड़प्पा के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट है। ठीक है, अब कुछ और स्थल है जिन्हें हमें संक्षेप में देखना होगा। जी, हमारी अगली स्लाइड है अन्य महत्वपूर्ण स्थल। इनके बारे में एक-एक लाइन में बताइए। पहला है बनावली, हरियाणा में। यहाँ से मिट्टी का बना हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है रोपड़, पंजाब में। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाया गया था। और तीसरा है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। यहाँ से कांसे का रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। बनावली मिट्टी का हल, रोपड़ मनुष्य के साथ कुत्ता और दाइमाबाद कांसे का रथ, ये सीधे सीधे मैच करने के लिए आ सकते हैं। जी, और एक बहुत ही जरूरी एग्जाम अलर्ट, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, वो भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछें तो मोहनजोदाड़ो, पर अगर भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल पूछें तो राखीगढ़ी। बिल्कुल सही। तो अब हमने शहर देख लिए, उनकी अर्थव्यवस्था और कृषि के बारे में क्या खास बातें हैं? वो हमारी अगली स्लाइड का विषय है, कृषि और अर्थव्यवस्था। इसके पॉइंट्स क्या हैं? पहला, इन्होंने दुनिया में सबसे पहले कपास उगाना शुरू किया। दूसरा, मुख्य फसलें थीं गेहूं और जौ, लेकिन रंगपुर और लोथल से चावल भी मिले हैं। और तीसरा,
मापतौल के लिए 16 के अनुपात वाले बाटों का प्रयोग होता था। कपास, ये तो भारत की दुनिया को बहुत बड़ी देन है। जी, यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु शब्द से ही बना है, और 16 के अनुपात वाले बांट जैसे 16, 32, 64 ये उनके व्यापार में मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन को दिखाता है। और व्यापार की बात करें तो इसका भी एक एग्जाम अलर्ट होगा। जी, मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुहा एक तरह से सिंधु सभ्यता का अंतर्राष्ट्रीय नाम था। ठीक है, अब लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर आते हैं। जी, अगली स्लाइड है सामाजिक व धार्मिक जीवन। बताइए इसके बारे में। पहला, समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। दूसरा, ये लोग मातृदेवी, पशुपति शिव और कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। और तीसरा, मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे और शिकार करते थे। मातृसत्तात्मक मतलब मेट्रियार्कल, क्योंकि महिलाओं की मूर्तियां बहुत मिली हैं। जी, इसी से ये अनुमान लगाया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और यहाँ का एग्जाम अलॉट क्या है? स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ये चिन्ह आज भी हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? जी, हमारी आखिरी स्लाइड इसी पर है, सभ्यता का पतन। इस पर तो बहुत मतभेद है ना? हाँ, इसकी मुख्य बिंदु वाला अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार जैसे मार्शल और मैके बाढ़ को कारण मानते हैं, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर आर्यों के आक्रमण को, और ऑरलस्टाइन और अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन को। तो इतने सारे मतों में से सबसे मान्य कारण कौन सा है? यही हमारा एग्जाम अलर्ट है। सबसे मान्य कारण बाढ़ और पारिस्थितिक असंतुलन मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को माना जाता है। शायद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण रहे होंगे, पर ये सबसे तार्किक लगते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जो अपने समय से बहुत आगे थी। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में दोहराएं तो मुख्य बातें क्या होंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। इसका समय 2300 से 1700 ईपू याद रखना है। फिर इनका ग्रिड प्लानिंग, पक्की ईंटें, हड़प्पा का अन्नागार और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। जी, और कांसे की नर्तकी, लोथल का बंदरगाह, कालीबंगा की जुते हुए खेत, और आखिर में पतन का सबसे मान्य कारण बाढ़। ये मुख्य बिंदु हैं। और अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो तो उन्हें किस तरह के सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, एक तो मैच द फॉलोइंग का प्रश्न बन सकता है, जिसमें एक तरफ स्थल और दूसरी तरफ उनसे मिली वस्तुएं होंगी। जैसे लोथल के सामने गोदीबाड़ा, कालीबंगा के सामने जुता हुआ खेत। बिल्कुल। दूसरा, सीधे तथ्य पर आधारित प्रश्न आ सकता है, जैसे मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा गया है, जिसका उत्तर है मेलुहा। या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है, जिसका उत्तर है राखीगढ़ी। और कथन आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं। जी, जहां 2-3 वाक्य देकर सही या गलत कथन चुनने को कहा जाएगा। बहुत बढ़िया। और अंत में एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये सोचना कितना अद्भुत है कि आज हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पर लगभग 4500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसे शहर बसाए थे जो हर मायने में स्मार्ट थे। सही कहा। उनकी जल प्रबंधन प्रणाली आज भी हमारे लिए एक सबक है। वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसका सबसे बड़ा रहस्य उनकी लिपि आज भी हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ी है। सोचिए, जिस दिन हम उसे पढ़ पाएंगे, इतिहास की कितनी किताबें दोबारा लिखी जाएं।